हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 56th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी संगम पीरियड देखेंगे हम लोग। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अभी एंशियंट इंडिया देख रहे हैं जो कि बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद पीरियड, रिलीजियस मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी मौर्याज और पोस्ट मौर्याज वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें आपको पता है हम लोग को 3 टॉपिक पढ़नी थी, जिसमें से हम लोग मौर्यन पीरियड जो है और पोस्ट मौर्यन पीरियड ये देख चुके हैं। अभी कौन सा पीरियड देखना है? संगम पीरियड। हम लोग जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे तो साउथ में जो किंगडम्स थे, जैसे ये मैप देख लो आप इंडिया का, इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ये साउथ वाला पार्ट, ठीक है। तो साउथ में ये वाला रीजन जो था, इसमें जो भी किंगडम्स थे उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी नहीं ली। जस्ट जो डेक्कन वाले पार्ट में, डेक्कन वाले रीजन में जो भी किंगडम्स थे उनके बारे में देखा, फिर नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में जो भी किंगडम्स थे उनके बारे में जानकारी ली। ये जो साउथ वाले रीजन में जो भी किंगडम्स थे उनके बारे में जानकारी हम लोगों को संगम लिटरेचर से मिलता है। तो संगम लिटरेचर से चूँकि उनके बारे में जानकारी मिलती है, इस कारण से हम लोग उसको संगम पीरियड बोलते हैं। तो संगम पीरियड में हम लोगों को 3 जो अर्ली किंगडम्स रहे साउथ के, उनके बारे में जानकारी लेनी है। और वो कौन से हैं? तो चेरा किंगडम, चोला किंगडम और पांड्या किंगडम। तो यहाँ पे ब्रीफ में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर आपको रिवाइज करनी है, इसको मैं बता दूंगा, उसके बाद आपको रिवाइज करनी होगी, तो आप ये देख सकते हो, जिसमें उनका जो चिन्ह था वो दिया गया है, कैपिटल दिया गया है, फर्स्ट रूलर कौन थे ये, और फेमस रूलर। तो ये एक्चुअली एग्जाम में पूछते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप रिवीजन के टाइम देख सकते हो। अभी हम लोग बारी बारी से चेरा, चोला, पांड्या देखेंगे और उसमें सारा ये इन्फॉर्मेशन जो है इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग लेंगे, लेकिन रिवीजन करना होगा तो आप इसको देख सकते हो ताकि कम टाइम में आप रिवाइज कर सको। सो चेरा किंगडम देख लेते हैं, वन ऑफ द 3 अर्लीस्ट किंगडम ऑफ संगम पीरियड। चेराज जो थे ये पोर्शन ऑफ केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में रूल कर रहे थे। मैप में आप यहाँ पे देख लो, ये वाला जो रीजन है, ये जो आप देख रहे हो, ये चेराज के द्वारा रूल किया जा रहा था। और इनका कैपिटल कहाँ था? इनका कैपिटल था वाणिजी, वाणिजी या फिर करियूर इनका कैपिटल था। मेन पोर्ट्स जो थे वो थे मुजरिस और टोंडी, और इनका सिंबल था धनुष। इनका ट्रेड जो है वो रोमन्स से होता था, तो रोमन्स ने 2 रेजिमेंट्स भी सेटअप किए थे मुजरिस में। मुजरिस जो पोर्ट था वहाँ पे 2 रेजिमेंट रोमन्स ने सेटअप किए थे सिक्योरिटी पर्पस से। ट्रेड हो रहा था तो आर्मी जो है वहाँ पे इन्होंने डाले थे ताकि सिक्योरिटी जो है उसको ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पर्पस से 2 रेजिमेंट सेटअप किए गए थे रोमन्स के द्वारा। मुजरिस पोर्ट जो है वो क्रैंगनॉर पोर्ट भी, मतलब आगे जा कर के क्रैंगनॉर पोर्ट जो है बोला जाने लगा। ये मुजरिस पोर्ट जो है ये एंशियंट नेम है। रोमन्स ने एक टेम्पल सेटअप करवाया, टेम्पल ऑफ अगस्तस, कहाँ पे? मुजरिस में। तो ये आप याद रखो, टेम्पल ऑफ अगस्तस जो है सेटअप किया गया था रोमन्स के द्वारा, कहाँ? मुजरिस पोर्ट पे। अर्लीस्ट या फिर बेटर नोन रूलर की बात करें, चेरा रूलर जो कि अर्लीस्ट नोन है, तो वो कौन है? उदयान जेरल। उदयान जेरल के बारे में बोला जाता है कि कुरुक्षेत्रा की जो आर्मी थी, कुरुक्षेत्रा वॉर या फिर महाभारत वॉर जो था, उसकी जो आर्मी थी, दोनों साइड की आर्मी, उनको भोजन करवाया गया था उदयान जेरल के द्वारा, और इस कारण से इनको टाइटल मिली थी उदयान जेरल की। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी ये कौन थे? सेन गुत्वम थे। सेन गुत्वन जो थे इनको रेड चेरा के नाम से भी जानते हैं, और इनके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने नॉर्थ में इन्वेड करा था। ये मैप देख लो आप, जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, ये साउथ वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे चेरा का जो है रूल था। तो चेरा के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे सेन गुत्वम। ऐसा बोला जाता है उनके बारे में कि इन्होंने इन्वेड करा था नॉर्थ में। तो यहाँ पे जैसे ये गुजरात वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ पे आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगा, फिर आगे जा कर के यहाँ पे नॉर्थ में गंगा। तो गंगा नदी को भी इन्होंने पास किया था, इनके बारे में ऐसा बोला जाता है।
गुत्वन के बारे में, जो कि रेड चेरा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इन्होंने फाउंड किया था फेमस पटनी कल्ट, जो कि रिलेटेड है वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। कन्नागी से रिलेटेड है, वर्शिप ऑफ कन्नागी। इन्होंने स्टैचू बनवाया था कन्नागी का, ये देख सकते हो आप। और ये कौन थी? एक सती थी या पतिव्रता पत्नी थी, जिनको आप आइडियल वुमेन भी बोल सकते हो। इनकी स्टोरी जो है, कन्नागी और इनके जो पति थे कोवलन, उनकी स्टोरी हम लोगों को देखनी है जब हम लोग पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे। ये जो देख रहे हो आप, पांड्या किंगडम, ये चोला किंगडम और ये चेरा किंगडम। तो पांड्या के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग स्टोरी देख लेंगे कन्नागी और कोवलन की। इसमें एक और किरदार है, एक और कैरेक्टर है माधवी। तो माधवी जो है, माधवी, कोवलन और कन्नागी, इनकी जो है स्टोरी है, जो कि शिलापदी क्रम में लिखा गया है। और इसको हम लोग स्टोरी देखेंगे पांड्या जब पढ़ेंगे उस टाइम पे। अभी जस्ट आप ध्यान में रखो कि फेमस पटनी कल्ट के फाउंडर हैं सेनगुत्तम। सेनगुत्तम जो है, इनको रेड चेरा भी बोला जाता है। और पटनी कल्ट जो है किससे रिलेटेड है? वर्शिप ऑफ कन्नागी। तो कन्नागी की स्टैचू बनाई गई, इनको देवी माना जाता है। कहाँ पे? चेरा किंगडम में। तो लास्ट टाइम पे कन्नागी जो है वो चेरा किंगडम में आ गई थी, और यहाँ पे ही इनका स्टैचू आपको मिलेगा। अब चोला किंगडम के बारे में देख लेते हैं। चोला किंगडम जो था, इसको चोला मंडलम भी बोला जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम में सिचुएटेड था। जैसे मैप में आप देख लो, यहाँ पे जो है ये चोला यहाँ पे रूल किया करते थे, और ये जो है यहाँ पे पांड्या है। तो पांड्या के नॉर्थ ईस्ट में, ये देख रहे हो आप, ये ऊपर मैप में नॉर्थ होता है, इस साइड ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट वाले में रीजन में जो है चोला का रूल हुआ करता था। और दो रिवर थी, पेन्नार और वेल्लार। ये दो रिवर जो है पेन्नार और वेल्लार, इनके बीच जो है चोलाज का रूल हुआ करता था। ये चोला किंगडम जो है, ये मॉडर्न टाइम पे तंजौर डिस्ट्रिक्ट और तिरुचिरपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वो वाला रीजन जो है, वही उस टाइम पे चोला किंगडम का जो है रूल हुआ करता था। सिंबल की अगर बात करें तो टाइगर सिंबल है इनका। और इनका इनलैंड कैपिटल चोला का कहाँ है? उरियूर, जो कि एक फेमस प्लेस है फॉर कॉटन ट्रेड। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो उरियूर है, जो कि चोला किंगडम का कैपिटल है, वो किस लिए फेमस है? तो कॉटन ट्रेड के लिए। और कॉटन ट्रेड जो था, जो कि उरियूर में होता था, यही था मेन इनकम सोर्स चोला डायनेस्टी का। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ट्रेड जो होता था कॉटन का, वो मेन सोर्स था चोला के इनकम का। इनके पोर्ट की अगर बात करें, मेन पोर्ट, तो कावेरी पत्तनम जो है ये मेन पोर्ट है, कावेरी पत्तनम या फिर पुहार। और ये जो था पुहार या फिर कावेरी पत्तनम, ये एक अल्टरनेटिव कैपिटल था। और पोर्ट है तो कोस्टल एरिया में था, तो कोस्टल कैपिटल भी बोल सकते हैं। तो कोस्टल कैपिटल ऑफ चोलाज पूछा जाए तो कावेरी पत्तनम, और इनलैंड कैपिटल ऑफ चोला वो कहाँ था? उरियूर। इसके अलावा अर्लीस्ट अगर किंग की बात करें, अर्लीस्ट नोन किंग चोला के, तो ये कौन थे? अलारा, जिन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया था। इवन कैप्चर ही नहीं किया था, रूल भी किया था वहाँ पे 50 साल तक। तो ये श्रीलंका का मैप देख रहे हो आप यहाँ पे, और ये चोला, यहाँ पे चोला हो गए। तो इनके द्वारा जो है, अलारा के द्वारा श्रीलंका को कैप्चर किया गया था, रूल किया गया था 50 साल। चोला डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे करिकाल। करिकाल जो थे, इनको मैन विथ चेयर्ड लेग बोला जाता है। मीन्स चेयर्ड लेग मीन्स जला हुआ पैर। तो मैन विथ, वैसे आदमी जिनका पैर जो है जला हुआ है, इनको करिकाला बोला जाता है। ठीक है, करिकाला का मतलब है ये। चोलाज के ग्रेटेस्ट रूलर रहे ये, और इन्होंने ही फाउंड किया था, इन्होंने ही बनवाया था कावेरी पत्तनम जो पोर्ट है, उनको कावेरी पत्तनम या फिर पुहार। और कावेरी रिवर के किनारे इन्होंने एम्बैंकमेंट भी बनवाए थे, बांध बनवाया था 16 किलोमीटर तक। और किसकी मदद से? तो 12,000 जो श्रीलंकन स्लेब्स थे, श्रीलंका से गुलामों को लाया गया था, और उनके द्वारा ही ये जो 16 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है कावेरी रिवर के किनारे, कावेरी रिवर के अलोंग, वो बनवाया गया था। इन्होंने मेंटेन की थी इफ़िशिएंट नेवी,
ट्रेड होता था, कोस्टल इनके पोर्ट्स होते थे, और ये कोस्टल एरिया में चोला चेरा पांड्या जो है ये कोस्टल एरिया में है, तो ये समुद्र के जरिए जो है इनका ट्रेड होता था। तो चोला के बारे में ये है कि इन्होंने एक इफ़िशियंट नेवी जो है वो मेंटेन करके रखी हुई थी, और लास्ट में चोला डायनेस्टी जो है डिक्लाइन कर गई जब पालवाज ने अटैक किया और चोला डायनेस्टी को हरा दिया उन्होंने। और फिर ये जो मैप में देख रहे हो यहाँ पे ये वाला रीजन, यहाँ पे पालवाज का रूल हुआ करता था। पालवाज के बारे में भी हम लोगों को पढ़नी है। तो पालवाज जो थे इनका रूल हुआ करता था, और इन्होंने चोला पे अटैक करके चोला को हरा करके अपने में इन्होंने क्या किया, मर्ज कर लिया, मीन्स कैप्चर कर लिया। जो चोला जो है वो कैप्चर कर लिए गए बाय पालवाज। अब पांड्याज के बारे में देख लेते हैं। पांड्या किंगडम जो था वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अभी मॉडर्न टाइम पे जो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है, या फिर रामंड, या फिर मदुरई, तमिलनाडु के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो है पांड्या का रूल हुआ करता था। मैप में अगर आप देखो तो ये वाला रीजन, यहाँ पे देख रहे हो आप मैप में, ये वाला रीजन जो है यहाँ पे पांड्या किंगडम हुआ करती थी। और पांड्या जो थे इनके बारे में फर्स्ट टाइम मेगास्थनीज के द्वारा बोला गया था। मेगास्थनीज के द्वारा जो है पांड्याज के बारे में मेंशन फर्स्ट टाइम किया गया था, और मेगास्थनीज ने बोला था कि पांड्या किंगडम जो है वो फेमस है किसके लिए, पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए जो है पांड्या किंगडम फेमस है। इनका जो कोस्टल कैपिटल था वो कहाँ था, तो कोरकई, कोरकई या फिर कोलचोई, ये जो था इनका कोस्टल कैपिटल था, और जो फेमस था किसके लिए, पर्ल्स के लिए। और इनलैंड कैपिटल की अगर बात करें तो पांड्याज के इनलैंड कैपिटल कहाँ था, पांड्या का इनलैंड कैपिटल था मदुरई, जो कि वेगई रिवर के किनारे बसा हुआ था ये मदुरई सिटी। यहाँ पे 2 संगम करवाए गए थे, फर्स्ट संगम और थर्ड संगम। ये संगम क्या है, संगम लिटरेचर आपको पता है, संगम लिटरेचर से ही हम लोगों को 3 किंगडम के बारे में पता चलता है, चोला, चेरा और पांड्या। तो ये संगम्स होते थे, मीटिंग या फिर सम्मेलन जिसमें बड़े बड़े विद्वान आते थे, और उसी संगम में जो संगम लिटरेचर है उसको कंपोज किया गया। तो पहला संगम और तीसरा संगम जो है वो मदुरई में हुआ, जो कि पांड्या का कैपिटल था, पांड्या किंगडम का कैपिटल था। तो ये आपको आगे भी ऐसे हम लोगों को देखनी है, अब अभी भी मैंने बताया, तो आप ध्यान में रख सकते हो। सिंबल की अगर बात करी जाए तो फिश इनका सिंबल था पांड्या का, और ये इनका ट्रेड जो है रोमन्स के साथ होता था, जिससे इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता था। इवन इनका जो ट्रेड था रोमन्स के साथ, इस कारण से इन्होंने अपने दूत्स भी भेजे थे रोमन एम्पायर अगस्तस के पास और ट्रोजन के पास। इसके अलावा पांड्या की अगर बात करें तो पांड्या जो है इनका मेंशन आपको रामायण में भी मिलेगा और महाभारत में भी मिलेगा। मुदुकुदुमी जो थे ये अर्लीस्ट नोन रूलर थे, पांड्यन रूलर थे। अगर अर्लीस्ट नोन पांड्यन रूलर की बात करी जाए तो आपको याद रखना है कौन है, मुदुकुदुमी। और नेंडुजेलियन ये जो है ग्रेटेस्ट रूलर हैं, ग्रेटेस्ट पांड्यन रूलर हैं, कौन, नेंडुजेलियन। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखो आप। नेंडुजेलियन जो थे, ऐसा बोला जाता है कि नेंडुजेलियन को जो थे इन्होंने एक कोबलन नाम का व्यक्ति था, इसके बारे में स्टोरी देखते हैं। ये यहाँ पे आप आ जाओ। ये मैंने बोला था कि शिलापदिकरम में एक स्टोरी दिया गया है किसके बारे में, कन्नागी के बारे में। ये कन्नागी का पूजा जो है चेरा के जो किंगडम थे वहाँ पे स्टार्ट करवाया गया था, और पत्नी कल्ट में जो है इन्हीं से रिलेटेड है। कन्नागी का वर्शिप स्टैचू बनवाया गया था किसके द्वारा, सेनगुत्तम के द्वारा। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। चोला किंगडम में, यहाँ पे चोला देख रहे हो, चोला किंगडम में एक पोर्ट है कावेरी पत्तनम, वहाँ पे एक मर्चेंट थे, उनके बेटे का नाम था कोबलन, और एक और मर्चेंट थे जिनकी बेटी का नाम था कन्नागी। तो कन्नागी और कोबलन जो है इनकी जो है शादी करवा दी गई, और शादी होने के बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक नर्तकी थी, एक डांसर थी जिनका नाम क्या था, माधवी। तो माधवी के प्यार में पड़ जाते हैं कोवलन हो गए,
और ये जो है प्यार में पड़ जाते हैं माधवी के, जो कि एक क्या है, डांसर है। तो ये डांस देखने जाते हैं और माधवी भी सुंदर रहती है, ऐसे कन्नागी भी काफ़ी सुंदर रहती है, लेकिन ये जाते हैं डांस देखने तो माधवी इनको अच्छी लग जाती है और ये कन्नागी को छोड़ के चले जाते हैं माधवी के पास। माधवी के पास काफ़ी टाइम तक ये रहते हैं और इनके पास जो भी धन रहता है, चूँकि ये एक व्यापारी के बेटे रहते हैं, तो इनका व्यापार होता है, तो व्यापार से जो भी धन आता है वो माधवी पे ये खर्चा करते हैं। और चूँकि माधवी के साथ टाइम बिताते हैं तो धीरे धीरे इनका जो व्यापार होता है वो भी रुक जाता है और पैसे जो होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं। तो फाइनली इनको जब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो रियलाइज़ होता है कि माधवी जो है ये सही नहीं है, मुझे कन्नागी के पास जाना चाहिए। तभी ये कन्नागी के पास जाते हैं। कौन? तो कोवलन। कोवलन जो है वो कन्नागी के पास जाते हैं और सॉरी बोलते हैं। और कन्नागी सॉरी मीन्स इंग्लिश में नहीं बोलते बट क्षमा मांगते हैं, तो कन्नागी जो है इनको माफ़ कर देती है। और फिर चूँकि माफ़ तो कर देती है लेकिन ये कोवलन काफ़ी गरीब हो जाते हैं। सारे पैसे जो हैं इन्होंने खर्च कर दिए थे किस पे? माधवी पे। तो ये गरीब हो जाते हैं, लेकिन कन्नागी बोलती है कि कोई नहीं, हम लोग चलते हैं दूसरे शहर मदुरई। मदुरई कहाँ? तो ये मदुरई कहाँ था? कैपिटल ऑफ पांड्या, ये वाला किंगडम। तो इस किंगडम में ये लोग आते हैं, मदुरई जाते हैं और मदुरई जाने के बाद ये इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नया जीवन जो है स्टार्ट करेंगे। तो मदुरई जाते हैं। मदुरई जाने के बाद नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए ये कन्नागी जो है एक पायल देती है कोवलन को और बोलती है कि इसको आप बेच दो, फिर हम लोग व्यापार स्टार्ट करेंगे, मीन्स नया व्यापार आप स्टार्ट करना और फिर पैसे आएंगे। चूँकि उस टाइम पे काफ़ी गरीब हो जाता है कोवलन, तो ये उस पायल को लेकर के, ये हाथ में जो देख रहे हो पहले कड़ा टाइप का पायल था, काफ़ी कीमती पायल था कन्नागी के पास, और ये कन्नागी ने कोवलन को दे दी और बोला कि आप इसको बेच करके अपना व्यापार स्टार्ट करो। तो ये कुछ कड़ा टाइप का होता था, पायल ही बोलते थे उसको। तो ये लेकर के कोवलन जाता है कहाँ? पांड्या किंगडम में है अभी दोनों आदमी। तो पांड्या किंगडम में जो सोनार था उसके पास जाता है कोवलन और वो पायल लेकर के जाता है। तो पायल लेकर के जब जाता है उस सोनार के पास, सोनार या फिर जोहरी जो सोना का काम करता है, और जाकर के पायल दिखाता है कि इसके पैसे कितने मिल जाएंगे। तो होता क्या है कि उसी सेम तरह का पायल जो है पांड्या किंगडम के जो जो राजा थे उनकी पत्नी, मीन्स पांड्या किंगडम की जो रानी थी, उनकी खो गई होती है। और वो चोरी किया कौन होता है? तो वही सोनार ही चोरी किए हुए होता है। तो वो जब पायल देखता है कोवलन के पास कि सेम तरह का पायल है, तो वो सोचता है कि मैं कोवलन को फंसा देता हूँ, क्योंकि राजा जो है ये बोला रहता है कि जिसने भी पायल ली होगी उसको मृत्यु दंड मिलेगा, और पायल खोजने के लिए राजा जो है ऑर्डर दिए रहता है। तो सोनार क्या करता है, वो कोवलन को फंसा देता है और कोवलन जो है ये प्रूफ हो जाता है कि कोवलन ने चोरी की है रानी की पायल। और इस कारण से वहाँ के जो राजा रहते हैं, कौन रहते हैं राजा? पांड्या हम लोग अभी देख रहे हैं, यही नेंडू जेलियन। तो नेंडू जेलियन जो रहते हैं ये कोवलन को मृत्यु दंड देते हैं, मृत्यु दंड सुनाते हैं, क्योंकि वो ऐसा प्रूफ हो जाता है कि कोवलन ने ही रानी की पायल जो है चोरी की थी। तो इस कारण से मृत्यु दंड मिल जाता है और कोवलन को जो है मृत्यु दंड दे दिया जाता है। और ये जानकारी जब कन्नागी को मिलती है, जब कन्नागी जानती है कि मेरे पति कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया गया है नेंडू जेलियन के द्वारा, तो वो फिर क्या करती है, जाती है नेंडू जेलियन के दरबार में। ये जो फोटो है कुछ यही शो कर रहा है कि नेंडू जेलियन के दरबार में जो है ये जाती है दूसरा पायल लेकर के और बोलती है कि ये मैंने एक पायल दी थी कोवलन जो मेरे पति हैं उनको बेचने के लिए, ये महारानी की जो पायल थी वो नहीं थी, मेरे पास प्रूफ के लिए दूसरा पायल जो है वो है। तो फिर ये देखा जाता है कि प्रूफ हो जाता है कि कोवलन ने चोरी नहीं की थी, वो खुद की पत्नी कन्नागी की पायल को बेचने गया था। तो इस तरह से नेंडू जेलियन जो है सच जानता है, लेकिन तब तक कोवलन की तो हत्या हो जाती है, क्योंकि कोवलन को तो मृत्यु दंड दे दिया जाता है नेंडू जेलियन के द्वारा। तो इस कारण से नेंडू जेलियन जो है
अपने प्राण को त्याग देता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने गलत जो है डिसीजन ले लिया। तो इतना पे भी कन्नागी जो है वो खुश नहीं होती है। कन्नागी जो है गुस्से में ही रहती है और वो श्राप दे देती है कि ये पांड्या जो मदुरई सिटी जो है ये जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये जो है कि स्टोरी है ऐसा। एज अ रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, एज अ रिजल्ट सिटी ऑफ मदुरई को जो है वो श्राप दे दिया जाता है कन्नागी के द्वारा कि ये जल करके ये सिटी भस्म हो जाएगी। ऐसा बोला भी जाता है कि वो सिटी उसके बाद जल के भस्म हो गई, मीन्स बर्बाद हो गई। तो ये एक स्टोरी है और ये शिलापदिकरम में लिखा गया है। इसमें तीनों स्टेट का जो है तीनों जो चेरा चोला पांड्या जो है इनका मेंशन किया गया है। चोला किंगडम में ये लोग रहते थे, कन्नागी और कोवलन। फिर वो चले जाते हैं पांड्या के यहाँ, जहाँ पे नेंडुजलियन जो है कोवलन को मृत्युदंड दे देता है और कन्नागी इस कारण से श्राप दे देती है पांड्यन किंगडम को कि मदुरई सिटी जो है वो जलकर भस्म हो जाएगा। फिर जो है इसके बाद कन्नागी जो है वो चेरा किंगडम में चली जाती है, जहाँ पे जो सेन गुत्तम रहते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी। तो वो क्या करते हैं, कन्नागी की ये जो स्टोरी जानते हैं तो फिर वो कन्नागी की स्टैचू बनवाते हैं और फिर उस स्टैचू का जो है पूजा होता है। मीन्स कन्नागी को देवी मान लिया जाता है, एक आइडल वुमेन, एक सती और एक पतिव्रता पत्नी मान करके उनका पूजा जो है स्टार्ट करवाया जाता है। तो ये स्टोरी है। नाउ संगम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। संगम एडमिनिस्ट्रेशन में राजा सेंटर में होता था। मीन सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राजा होते थे। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था राजा को। किन किन नामों से, तो को भी बोलते थे राजा को, मन्नम बोलते थे, वेंदन बोलते थे, कोरवन बोलते थे और इरेवन बोलते थे। तो इन सारे नामों से जाना जाता था राजा संगम एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप जाते तो राजा नहीं बोलते, आप क्या बोलते, को बोलते या फिर मन्नम बोलते, वेंदन बोलते, कोरवन बोलते, इरवन बोलते। मीन्स इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम पे तो आप थे नहीं वैसे। तो ये हो गया राजा के बारे में। राजा का जो कोर्ट था, राजा का जो दरबार था उसको बोलते थे अवई। अवई जो है अवई के नाम से जाना जाता था। कोई किसी को जाना होता था राजा के दरबार में तो बोलता था चल भाई चलते हैं अवई में, राजा के अवई में चलते हैं। राजा का जो किंगडम था उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंस में। प्रोविंस को मंडलम बोलते थे, मंडलम या फिर नाडु। फिर टाउन जिसको उर बोलते थे। और बड़ा विलेज होता था, बड़ा गांव होता था तो उसको पेरुड़ बोलते थे, छोटा गांव होता था तो उसको सीरुड़ बोलते थे। तो इस तरह से जो है अलग अलग टर्म जो है दिया गया है। किंगडम जो है इन सारे में डिवाइडेड था, प्रोविंस में, टाउन में, बड़ा विलेज, छोटा विलेज। तो आपको अगर गांव में रहते उस टाइम पे तो आप बोलते कि मैं सीरुड़ में रहता हूँ। अगर छोटे गांव में रहते, बड़े गांव में रहता तो आप बोलते कि मैं पेरुड़ में रहता हूँ। टाउन में रहते तो आप नखरे दिखाते हो, बोलते कि मैं तो उड़ में रहता हूँ। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये भी ध्यान में रखना आप। और ये भी ध्यान में रखना कि किंगडम जो है इन चारों में डिवाइडेड था। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कोस्टल टाउन जो है उसको पतिनम बोला जाता था। हार्बर जो होता था, हार्बर को पुहार बोला जाता था। और चेरी जो है वो उपनगर या फिर सबर्ब ऑफ टाउन को जो है बोला जाता था। तो जो उपनगर था, उपनगर में आप रहते तो आप बोलते मैं चेरी में रहता हूँ। अगर आप पोर्ट पे जाते, हार्बर पे जाते तो आप बोलते मैं पुहार जा रहा हूँ। कोस्टल टाउन को जो है वो पतिनम बोला जाता था। तो इन सारे टर्मों को आप ध्यान में रखना। इसके अलावा संगम एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली पंच महासभा होता था जिसमें 5 जो है ऑफिशियल्स होते थे। वो कौन से होते थे, तो अमेचर कुछ नहीं, ये मिनिस्टर्स थे। फिर पुरोहित, ये प्रीस्ट होते थे। फिर हो गए दूतर, जो इनवॉइस, एम्बेसडर, ये सारे जो है दूतर कहलाते थे। और कमांडर जो होता था सेना का उसको सेनापतियार बोलते थे। तो ये टर्म्स है एक्चुअली। तो ये पंच जो है, पंच का मतलब 5 होता है। तो 5 जो है ये आपको ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 ये हो गए और एक हो गया उरर, जो कि क्या होता था, स्पाइस डिटेक्टिव। ये जो होते हैं छुप छुप के इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं, राजा को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके पीछे तो षड्यंत्र हो रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये था अबाउट पंच महासभा। अब देख लेते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखो तो कुछ टैक्स जो है वो लिए जाते थे, उनके बारे में देख लेते हैं।
करई, करई जो है लैंड टैक्स होता था, लैंड टैक्स लोग देते थे, उसको करई बोलते थे। तो वसूलने टाइम जाता था जो कलेक्ट करता था तो बोलता था करई लाओ, अपना करई दो। तो अगर आप उस टाइम पे होते तो आप समझ जाते कि ये तो भूमि कर मांग रहा है, लैंड टैक्स मांग रहा है। फिर कस्टम ड्यूटीज़ जो होता है, जो किंगडम में आप एंट्री करते तो उस टाइम पे कस्टम जो है सीमा पे लिया जाता है, किसी भी मतलब स्टेट के सीमा पे, तो वो उल्गू कहलाता था। कस्टम ड्यूटी जो है, अभी जो कस्टम ड्यूटी है उसी को उस टाइम पे उल्गू बोला जाता था। ये एक तरह का टैक्स ही है। फिर इराई, इराई जो है ट्रिब्यूट होता था बाई फ्यूडिटरी, जो सामंत हो गए या फिर जागीरदार हो गए, उनके द्वारा जो है ट्रिब्यूट दिया जाता था राजा को, या राजा हो गए, प्रिंस हो गए, जो भी है जिनको ट्रिब्यूट दिया जाता था, तो वो कहलाता था इराई। या फिर जो वॉर होता था उसमें जो लूट का माल होता था या फिर जो कब्जाया हुआ माल होता था उसको भी इराई बोलते थे। ये दोनों जो है ट्रिब्यूट हो गया। जैसे फ्यूडिटरीज हैं, उन्होंने लड़ाई करी और कुछ सामान जो है वो जिनसे लड़े उनसे सामान लूटा या उस उन पे कब्जाया, तो उनके यहाँ जो भी था वो लूटपाट इन्होंने मचाया, कब्जा लिया, तो वो कुछ ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं राजा को। तो राजा के पास जा कर के बोलेंगे कि राजा जी ये लीजिए इरई। एक्चुअली राजा को वहाँ राजा नहीं बोलते थे, अलग अलग नामों से जानते थे जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जैसे को, तो जा कर के बोलेंगे को जी आप ये ले लो इरई। तो ये जो है इरई के बारे में है। अब इरेबू, इरेबू क्या होता था? इरेबू एक्स्ट्रा डिमांड, जैसे राजा टैक्स ले रहा है या राजा कुछ वसूल रहा है, उसमें बोलेगा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि राजा जी का जो है राजा जी को कुछ करना है, राजा जी या को जी को कुछ करना है, कोई काम पड़ गया, मान लो कोई यज्ञ करवाना है या बर्थडे है राजा का, राजा के बेटे का बर्थडे है, राजा को बच्चा हो गया, इस तरह से कुछ भी हुआ तो एक्स्ट्रा डिमांड कर सकते हैं, या फोर्स्ड गिफ्ट भी बोल सकते हो इसको आप। जैसे राजा का बर्थडे है, अब आपको देने का मन नहीं है लेकिन आप दोगे, नहीं दोगे तो राजा फिर बोलेगा उठा के लाओ, उसने गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तो एक तरह से फोर्स गिफ्ट हो गया, मतलब फोर्स करके गिफ्ट मांग रहे कि दो, ज़बरदस्ती दो, मुझे दे ही दो। तो उसको क्या बोलते थे? इराबू। जिस टेरिटरी से टैक्स आता था उसको बोलते थे वरियम। तो वैसा टेरिटरी जहाँ से टैक्स वसूला जा रहा है उसको बोलते थे वरियम, और जो टैक्स वसूलते थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनको वरियार बोला जाता था। चोला टेरिटरी जो थी ये काफ़ी प्रोस्पेरस थी, काफ़ी उपजाऊ थी, और ये उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल था। कावेरी जो नदी थी उससे वाटर अवेलेबल हो जाता था, तो इससे इरिगेशन जो है वो आसान हो जाता था, और इरिगेशन हो रहा है प्लस ज़मीन तो फर्टाइल है ही, उपजाऊ है ही, तो इस कारण से चोला टेरिटरी में जो है काफ़ी अनाज जो है उपजता था। ऐसा बोला जाता है, एक स्टेटमेंट ये देख लो आप, ऐसा बोला जाता है कि हाथी जितने स्पेस में बैठता है ना, उतने स्पेस में इतना अनाज होता था जिससे 7 आदमी जो है वो आराम से भोजन कर सकता है। तो ये एक स्टेटमेंट है जिससे ये पता चलता है कि चोला का टेरिटरी जो था वो काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी उपजाऊ था। नाउ संगम लिटरेचर देख लेते हैं। संगम का क्या मतलब होता है? संगम का मतलब होता है असेंबली। इसमें होता क्या था, तमिल पोइट्स जो थे वो शामिल होते थे, वो आते थे, और ये करवाया जाता था पांड्यन किंग्स के द्वारा। पांड्यन जो किंग्स थे उनके पेट्रोनेज में ये होता था, पांड्यन किंग्स ही ऑर्गेनाइज करते थे। और तमिल, एक्चुअली तमिल वाले रीजन में ही पांड्या जो थे वो लोग रूल कर रहे थे, तो इसलिए तमिल पोइट्स आप ध्यान में रखना, वहीं के पोइट्स आते थे। मोस्टली मदुरई में किया गया है संगम। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हज़ारों हज़ार साल चलता था संगम। सारे तीनों संगम की बात करें तो 9990 जो ईयर्स है तब तक ये लास्ट किया। ऐसे लास्ट वाला संगम थोड़ा कम साल तक चला, फिर भी लगभग 1500 के करीब साल तक ये चला। लेकिन ये सारे जो है, पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, 3 संगम हुए थे, तो तीनों जो है हज़ारों हज़ार साल जो है वो चलते थे। अटेंड किया गया सारे जो 3 संगम है वो सारे जो है अटेंड किए गए थे 8598 8 पोइट्स के द्वारा। और टोटल किंग्स की अगर बात करें, ऐसे पांड्यन किंग्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो टोटल 197 जो पांड्यन किंग्स थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया। अब हज़ारों साल चल रहा है तो एक बंदा तो ऑर्गेनाइज करेगा नहीं, एक राजा तो ऑर्गेनाइज करेगा नहीं, उनकी पुश्ते जो हैं वो लग जाएंगे उसमें। तो इस तरह से आप अगर देखो, जैसे 3 संगम था, संगम की अगर बात करें तो 3 संगम हुए थे। तो पहला संगम जो है वो 89 किंग्स जो थे पांड्यन किंग ही, उनके द्वारा करवाया गया। सेकेंड जो संगम था वो करवाया गया 59
किंग्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। और थर्ड संगम जो है 49। देखो इसमें थोड़ा किंग्स का जो नंबर है वो कम है, क्योंकि ये थोड़ा कम चला था। बाकी ये जो है काफ़ी लंबा चला था, हज़ारों हज़ार साल चले थे, ये भी हज़ारों साल चला था, लेकिन इन दोनों से थोड़ा कम टाइम ये जो संगम था वो चला था, थर्ड वाला संगम। तो ये 3 संगम हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ ये ऑर्गेनाइज हुए थे। अगर वेन्यू की बात करें, प्लेस की बात करें, तो पहला जो संगम था ये ऑर्गेनाइज हुआ था देन मदुरई। देन मदुरई क्यों? अगर इस बुक में देखो तो यहाँ पे देन का एच छूट गया है तो टेन हो गया है। ऐसे कुछ लोग हैं कि उसको टेन मदुरई ही पढ़ के चले जा रहे हैं, लेकिन ये देन है। अगर आपके बुक में टेन लिखा हुआ है तो उसको देन कर लो। देन क्यों? क्योंकि उस टाइम जो मदुरई था वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी का जो करंट मदुरई है वो मदुरई नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो पांड्या का कैपिटल जो था, ओल्ड कैपिटल ऑफ पांड्या, वो मदुरई। वो मदुरई क्या हुआ, वो इनगल्फ हो गया सी में, मीन्स डूब गया, सबमर्ज हो गया, बाढ़ आ गया, तो सारा जो है वो तहस नहस हो गया। तो उस टाइम जो मदुरई था वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकेंड संगम जो है ये कपातपुरन या फिर अलवई, ये भी एक्चुअली यहाँ ये भी डूब गया सी में, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकंड संगम कपातपुरम में ऑर्गेनाइज किया गया था, और यही रीज़न है कि बाढ़ आ गया, पूरा डूब गया, इस कारण से इसमें इसका जो वर्क है वो भी नहीं है। ऐसे आगे हम लोगों को देखनी है। फिर थर्ड संगम जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये नॉर्थ मदुरई, ये जो अभी का मदुरई है, करंट मदुरई, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये मदुरई जो है, अभी के मदुरई की बात हो रही है जहाँ पे थर्ड संगम हुआ था। लेकिन ये जो मदुरई, फर्स्ट वाला जो संगम में मदुरई देख रहे हो, ये दिन मदुरई की बात हो रही है, मीन्स तब का, तो ये तो डूब गया बाद में, ख़त्म। तो इस कारण से ये आप याद रखो, और ये वाला सुधार लेना बुक में। अगर 10 लिखा हुआ, 10 लिखा ही हुआ है, तो अब अगर 10 पढ़ते आ रहे हो या फिर मदुरई पढ़ते आ रहे हो तो थोड़ा अंतर समझ लो आप कि ये जो है पहले वाला मदुरई है और ये अभी वाला मदुरई। तो पहला वाला मदुरई तो रहा नहीं, लेकिन ये याद रखेंगे कि ये दिन मदुरई में हुआ था, तब का जो मदुरई था वो वहाँ पे फर्स्ट संगम हुआ था। फिर चेयरमैन की अगर बात करें तो अगस्त्य ऋषि जो थे, या इनको अगतियार भी बोला जाता है, तो अगस्त्य ऋषि बोल सकते हो, अगस्त्य या फिर अगतियार। तो इनके द्वारा जो है हेड किया गया था पहला संगम को। दूसरा संगम जो है वो हेड किया गया था अगस्त्य के द्वारा शुरू में कुछ टाइम तक, ये फाउंडर चेयरमैन कहे जाएंगे, और बाद में जो है तोल्कापियर आ गए थे, तो तोल्कापियर जो है लेटर चेयरमैन हो गए। फिर अगर थर्ड संगम की बात करें तो थर्ड संगम के जो चेयरमैन थे वो थे नकियार, तो नकियार जो है वो इन्होंने हेड किया था थर्ड संगम को। नाउ संगम लिटरेचर में आगे देख लेते हैं। संगम जो हुए थे 3 हुए थे, जिसमें पहला संगम, जिसके लोकेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे हुए थे, पहला, दूसरा संगम, तीसरा संगम, और इनके चेयरमैन कौन थे वो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन ले ली। अब फर्स्ट संगम जो है, संगम होता क्या था, असेंबली होता था, तो पोइट्स आते थे, विद्वान आते थे, तो ऐसा बोला जाता है कि पहला संगम जो है ये अटेंड किया गया था गॉड्स के द्वारा, गॉड्स या फिर लेजेंडरी जो सेजेस थे उनके द्वारा अटेंड किया गया था। और पहले संगम का जो वर्क है वो बचा नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया, वो अवेलेबल नहीं है। आपको पता है कि फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, उस टाइम जो मदुरई था जो सी में सबमर्ज हो गया और बहुत पहले हुआ था, इस कारण से इसका जो भी वर्क था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो अवेलेबल नहीं है। सेकंड संगम की अगर बात करें तो इसका एक वर्क जो है वो सर्वाइव कर गया, कौन सा, तोल्कापियम। तो तोल्कापियम जो है ओनली सर्वाइविंग वर्क है सेकंड संगम का। और तोल्कापियम जो टेक्स्ट है, तोल्कापियम जो वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया था। अब थर्ड संगम देख लेते हैं। थर्ड संगम जो है इसके कुछ जो वर्क हैं वो अवेलेबल हैं, उसमें से 3 जो है इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को देखना है वो कौन सा है। तो पहला जो है इत्तु तो गई, इत्तु तो गई जो है इसका क्या मतलब है, 8 एंथोलॉजीज, मीन्स कलेक्शन ऑफ 8 वर्क, 8 वर्क का जो है ये कलेक्शन है। दूसरा है पत्तू पातू, पत्तू पातू का क्या मतलब है, 10 आइडल्स, ये जो है आइडल्स, ये 10 जो है एक मतलब लॉन्ग पोएम्स होते थे, ठीक है, तो 10 जो पोएम्स है, लॉन्गर पोएम्स है, उनका ये कलेक्शन है पत्तू पातू। फिर पतिनेन किलकनक्कू, ये जो है इसका क्या मतलब है, 18 डिडैक्टिकल टेक्स्ट। डिडैक्टिकल टेक्स्ट क्या होता है, वैसे टेक्स्ट जो आपको कुछ लेसन दे रहे हैं, कोई शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश देने वाले जो टेक्स्ट होते हैं। तो पति नेन किलकनक्कू ये जो है, ये 3 जो है ये इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि थर्ड संगम के हैं। इसके अलावा भी कुछ है बट हम लोगों को ये 3 पर ध्यान देना है। तो ये जो है इत्तू तो गई और पत्तू पातू, ये इत्तू तो गई इसका क्या है, 8
एंथोलॉजीज है, मीन्स कलेक्शन ऑफ 8 वर्क्स आप बोल सकते हो, ये हो गए। और 10 जो है आइडल्स हो गए, पत्तू पातू। ये मिलाकर के टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। तो 18 ये मेजर वर्क बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मिलक नक्कू। मिलक नक्कू का क्या मतलब है? 18 मेजर वर्क। ये जो है 8 हो गए एंथोलॉजीज और 10 जो है आइडल्स हो गए। तो टोटल हो गया 18। तो 18 मेजर वर्क या 18 ग्रेट वर्क आप बोल सकते हो, इसको बोला जाता है। ये जो है नैरेटिव फॉर्म में है, ये आपको स्टोरी के फॉर्म में मिलेंगे, नैरेटिव फॉर्म में है ये दोनों, इतु तो गई और पत्तू पातू। अब पतिनेन किलकनक्कू के बारे में देख लेते हैं। ये जो है 18 जो ये डिडक्टिकल टेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किलकनक्कू। तो ये क्या है? 18 माइनर वर्क है। तो ये माइनर वर्क है और ये दोनों क्या है? इतु तो गई पत्तू पातू, ये क्या है? मेजर वर्क है। ये आपको डिडक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। डिडक्टिव फॉर्म में मीन्स उपदेश देता हुआ आपको लगेगा, ये कुछ उपदेश देते हैं, कुछ शिक्षा देते हैं, इस फॉर्म में इसको लिखा गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो कि पतिनेन किलकनक्कू का ही पार्ट है। वो क्या है? कुराल। कुराल या फिर आप मुप्पल बोल सकते हो। ये जो है बाइबल ऑफ तमिललैंड है, इसको बाइबल ऑफ तमिललैंड बोला जाता है। ये लिखा गया है किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा। और ये ट्रीटाइज है ऑन पॉलिटी, इथिक्स और सोशल नॉर्म्स। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि द बाइबल ऑफ तमिललैंड जो है वो किसको बोला जाता है? कुराल को। कुराल या फिर मुप्पल है। ये पार्ट है किसका? पतिनेन किलकनक्कू। अब जो है ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली टेबल बना करके दिया गया है बुक में, तो उसी को हम लोगों ने देखा। अगर आप शॉर्ट में इसको देखना चाहते हो तो देख सकते हो, एक रिवाइज के तौर पर ये आप देख करके समझ सकते हो। यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है संगम का, फिर चेयरमैनशिप हो गया, सर्वाइविंग टेक्स्ट हो गया, पेट्रोन्स पांड्यान जो किंग थे उनके बारे में हो गया। नाउ इपिक्स देख लेते हैं। संगम लिटरेचर के 5 जो हैं इपिक्स हैं, और उसमें से 3 हम लोगों को पढ़ना है, चूँकि 2 जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो 3 जो हम लोगों को पढ़ना है वो कौन सा है? शिलापदिकरम बार बार मैं बोल रहा था जब मैं बता रहा था कि कोवलन या फिर कन्नागी का स्टोरी जब मैं बता रहा था तो बोल रहा था कि ये शिलापदिकरम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है? इपिक है संगम लिटरेचर का। तो वन ऑफ दी इपिक ऑफ संगम लिटरेचर क्या है? शिलापदिकरम। दूसरा है मनी मेकलाई, और तीसरा है शिवागा सीदामणि। तो ये 3 है, ये हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं जो भी इपिक है। ऐसे टोटल 5 है, लेकिन 2 अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है उसके बारे में देखते हैं और इनसे पूछते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ध्यान से देखो, इसके बारे में समझते हैं। शिलापदिकरम जो है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये डील करता है विद द स्टोरी ऑफ कोवलन और माधवी। कोवलन, माधवी और कन्नागी, इनका स्टोरी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोवलन और इनकी पत्नी कौन थी? कन्नागी, जो कि कावेरी पत्तनम में रहते थे। फिर सारा स्टोरी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये स्टोरी किस में दिया है? शिलापदिकरम में दिया हुआ है, ये आप ध्यान में रखो। इसको इलियाद ऑफ तमिल पोएट्री बोला जाता है। इलियाद जो है ये क्या है? ग्रीक टेक्स्ट है। ग्रीक टेक्स्ट में आपको कुछ इसी तरीके का जो है देखने को मिलेगा, स्टोरी टाइप का। तो इसको इलियाद ऑफ तमिल पोएट्री जो है वो बोला जाता है कि इसको शिलापदिकरम को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये क्या है? स्टोरी ऑफ एंकल। जब मैं स्टोरी बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि एक पायल के कारण, पायल जो है जो कि कन्नागी देती है कोवलन को कि आप जाओ इसको सोनार को दे दो और जो पैसे मिलेंगे उससे व्यापार करेंगे। तो एक तरह से ये एक पायल का स्टोरी है, तो इसलिए स्टोरी ऑफ एंकलेट भी बोला जाता है। एंकलेट मीन्स पायल होता है। तो शिलापदिकरम का जो स्टोरी है इसको स्टोरी ऑफ एंकलेट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इसके राइटर के बारे में है, वो क्या है? इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल के द्वारा जो है शिलापदिकरम लिखा गया है। और इलांगो अदिगल जो है ये किसके भाई थे? सेन गुत्तवन के भाई थे। सेन गुत्तवन कौन थे? सेन गुत्तवन जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चेरा के। आपको पता है चेरा डायनेस्टी में जो है, चेरा जो किंग थे सेन गुत्तवन, इन्होंने क्या किया? कन्नागी की मूर्ति बनाई और उनको देवी की तरह फिर उनका पूजा जो है स्टार्ट हो गया। तो चेरा किंगडम में जो है कन्नागी को एज अ गॉडेस मान करके उनका पूजा होता है। तो ये जो थे इन्हीं के, सेन गुत्तवन जो थे ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चेरा डायनेस्टी, उन्हीं के भाई थे इलांगो अदिगल। इन्होंने ही लिखा है शिलापदिकरम और उसमें स्टोरी लिखा है सारा। तो इन्होंने सुना होगा, फिर स्टोरी सारा जो है डिस्क्राइब कर दिया शिलापदिकरम में देख लेते हैं। मनी मेकलाई जो है, इसमें आपको मनी मेकलाई
की स्टोरी मिलेगी। मणिमेकालाई कौन थी? मणिमेकालाई जो है कोवलन और माधवी की बेटी थी। आपको पता है जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, कन्नागी, कोवलन और माधवी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे आपने देखा कि कोवलन जो है कुछ टाइम के लिए माधवी के पास चला गया था। तो कोवलन और माधवी को जो है एक बेटी हुई जिसको जो है मणिमेकालाई नाम दिया गया। तो मणिमेकालाई जो है आगे चल करके, ये तो चोला डायनेस्टी में थी माधवी, क्योंकि कोवलन और कन्नागी जो थे ये दोनों चले गए थे मदुरई पांड्या के किंगडम में। फिर लास्ट में ये लोग लास्ट में कन्नागी जो है वो चेरा किंगडम में चली जाती है। लेकिन माधवी जो थी ये तो चोला किंगडम में ही थी। तो चोला किंगडम में ही इनकी बेटी भी थी मणिमेकालाई। तो मणिमेकालाई जो है बाद में इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था। ये जो है एक बुद्धिस्ट नन बन गई थी। लेकिन चोला किंग के उस टाइम पे जो चोला के किंग थे उनके बेटे मीन्स चोला के जो प्रिंस हुए, राजा का बेटा प्रिंस कहलाता था, वो जो है प्रिंस या फिर राजकुमार आप बोल सकते हो, वो मणिमेकालाई को पसंद करता था और मणिमेकालाई से वो प्रेम संबंध बनाना चाहता था, शादी करना चाहता था। लेकिन मणिमेकालाई तो बुद्धिज्म अपना चुकी थी, एक नन बन चुकी थी, तो ये नहीं चाहती थी। लेकिन हुआ क्या कि ये बार बार ये सिड्यूस करना चाहता था, राजकुमार जो था वो मणिमेकालाई को सिड्यूस करना चाहता था। और ये मणिमेकालाई ने बहुत सारी साहस जो है डेयरिंग दिखाई और फाइनली एक षड्यंत्र के थ्रू राजकुमार को जो है ये मणिमेकालाई ने क्या करवा दिया, मरवा दिया। तो ये एक एडवेंचर इनका जो लाइफ था काफ़ी एडवेंचर बड़ा रहा, मैं काफ़ी साहस वाला काम रहा, डेयरिंग वाला जो है इन्होंने डेयरिंग दिखाई। तो ये स्टोरी जो है मणिमेकालाई में आपको मिलेगा। मणिमेकालाई इनकी बेटी का नाम है, कोवलन और माधवी की बेटी का नाम है, और इन्हीं के नाम पे जो है ये इपिक है। तो इस इपिक में माधवी की बेटी मणिमेकालाई का ही स्टोरी है। इसके अलावा अगर बात करें इसके राइटर की, तो मणिमेकालाई जो है लिखा गया किसके द्वारा? सितलई सतनार के द्वारा। और ये जो है सिक्वल है शिलापदिकरम की। आपको पता है शिलापदिकरम जो है जिसमें जो स्टोरी है उसके आगे की स्टोरी जो है इसमें दी गई है। मीन्स कन्नागी तो चली गई, फिर माधवी की जो बेटी हुई मणिमेकालाई उसके बारे में स्टोरी है। ब्रीफ में मैंने बताया है, ऐसे आप स्टोरी पढ़ना चाहो साइड से पढ़ लो, लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम के लिए, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके का स्टोरी था जिसको ब्रीफ में मैंने बताया। तो ये जो है सिक्वल है शिलापदिकरम का। अगर आप इसको किसी भी फिल्म का पार्ट 1 मानते हो तो ये पार्ट 2 हो गया, अगर वेब सीरीज का सीजन 1 मान रहे हो तो ये सीजन 2 हो गया। तो इस तरह का सिक्वल है ये जो है। इसमें स्ट्रांगली आपको मतलब बुद्धिज्म का जो है वो स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध धर्म का जो है इसमें के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हो गया मणिमेकालाई के बारे में। अब शिवागा सिदामणि ये जो है ये तीसरा इपिक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये लिखा गया है तिरुतकर देवाज के द्वारा, और इसको जो है जीवाका चिंतामणि भी बोला जाता है। तो जीवाका चिंतामणि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, और शिवागा सिदामणि भी देखने को मिलेगा। तो इपिक में अगर कहीं पे लिखा हुआ है जीवाका चिंतामणि तो आप समझ जाना कि यही मतलब सेम ही है, शिवागा सिदामणि या फिर जीवाका चिंतामणि। तो थोड़ा नाम जो है अलग अलग नाम में से भी जाना जा रहा है ये। अब ये जो है इसमें जैन धर्म के बारे में इसमें जैन धर्म के बारे में दिया गया है, ठीक है। जैनिज्म को इसमें जैनिज्म की प्रशंसा की गई है, जैनिज्म के बारे में इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और बुक जो इम्पोर्टेंट है, जो तमिल जो टेक्स्ट है उसमें इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है? तो भारतम। भारतम जो है ये लिखा गया है पेरू देवनार के द्वारा। और भारतम जो है महाभारत जो इपिक है, जैसे महाभारत इपिक आपको पता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब वैदिक टेक्स्ट पढ़ रहे थे, वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे। तो महाभारत को ही तमिल में जो है पेरू देवनार के द्वारा लिखा गया, जो तमिल वर्जन हुआ महाभारत का लिखा गया, तो उसी को नाम दिया गया भारतम। तो तमिल में ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। नाउ पंचतिनाई। पंचतिनाई जो है इसको समझने से पहले तिनाई समझते हैं। तिनाई का क्या मतलब है? क्योंकि पंच का मतलब होता है 5, तो मेन आपको क्या समझना है? तिनाई के बारे में समझना है। तिनाई क्या है?
तो तामिल जो थे एंशियंट तामिल्स, इन्होंने तामिल रीजन को 5 डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड किया था। और ईच जोन जो है उसका एक अपना ही कैरेक्टरिस्टिक होता था। जैसे वहाँ का लैंडस्केप हो गया, लोग जो रह रहे हैं उसका उनका ऑक्यूपेशन हो गया, फ्लोरा फाउना हो गए, ये जो क्या होता था ये सेम होता था। तो इस तरह से 5 जोन में जो है वो डिवाइड किया गया था एंशियंट तामिल रीजन को। और उसी को क्या बोलते थे, ईच जोन जिसका एक अपना ही कैरेक्टरिस्टिक होता था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे तिनाई। तो तिनाई आप समझ गए। और पंच तिनाई क्यों, क्योंकि 5 भाग में जो है डिवाइडेड था तामिल रीजन, इसलिए पंच तिनाई। तो पंच तिनाई में हम लोग 5 जो है तिनाई पढ़ेंगे, मीन्स 5 रीजन पढ़ेंगे, और वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे और उनका ऑक्यूपेशन। ये जो है इन्फॉर्मेशन लास्ट में दिया गया था। तो पंच तिनाई क्या है ये आप समझ गए। इसको आप 5 तामिल रीजन भी बोल सकते हैं, 5 तामिल रीजन्स या फिर लैंड। उनके वहाँ जो लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशन देखेंगे, और वहाँ जो निवासी थे उनको क्या बोलते थे वो देखेंगे। कुरिंजी जो कि एक हिली एरिया था, हिली या फिर पहाड़ी एरिया बोल सकते हो आप, वहाँ के लोग को क्या बोलते थे, कुरवर या फिर वेत्तर। उनका ऑक्यूपेशन होता था हंटिंग एंड गैदरिंग, कि शिकारी करते थे या फिर फल जो है वो जमा किया, गैदर किया, उस पे जीवन यापन किया। दूसरा जो है पल्लाई, ये जो रीजन था या फिर ये जो जोन था ये एरिड जोन था, या फिर ड्राई लैंड बोल सकते हो आप, डिजर्ट बोल सकते हो। तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो लोग करते क्या थे, ऑक्यूपेशन में क्या था, कैटल लिफ्टिंग, पशु की चोरी करते थे या फिर रॉबरी करते थे, डकैती करते थे। यहाँ के जो निवासी थे उनको यनार या फिर मारावार बोला जाता था। नेक्स्ट है मुलाई रीजन। मुलाई रीजन जो था ये पोस्टोरल लैंड था, फॉरेस्ट वाला लैंड था। तो यहाँ के जो लोग थे उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे अय्यार या फिर इदियार। और उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एक जगह वो एग्रीकल्चर करते थे, फिर वहाँ का ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाता था, इस कारण से उनको शिफ्ट होना होता था, फिर दूसरे जगह जाके फिर से वो एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे। तो जहाँ पे गए वहाँ पे पेड़ पौधे को काटा, जंगल को काटा, और फिर एग्रीकल्चर फिर से वो करते थे वहाँ पे। तो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होकर के आप एग्रीकल्चर करते हो तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। और उसके अलावा वो एनिमल हस्बेंड्री का भी ऑक्यूपेशन था उनका, मीन्स पशुपालन करते थे। नेक्स्ट जो रीजन मरुतम, मरुतम जो है ये वेटलैंड था। यहाँ के जो लोग थे उनको क्या बोला जाता था, उल्वर या फिर वेलालार। ये जो है वहाँ के निवासी हो गए, और उनका काम क्या था, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता था, एग्रीकल्चर, बट ये प्लॉग के थ्रू एग्रीकल्चर करते थे। अब नैतल, नैतल जो तामिल रीजन था वो लिटोरल था, लिटोरल या फिर कोस्टल, समुद्र के किनारे वाला जो रीजन था उसको क्या बोलते थे, नैतल। और वहाँ के जो लोग थे उनको क्या बोला जाता था, पारातवार या फिर वलेयार। उनका ऑक्यूपेशन, चूँकि कोस्टल रीजन के किनारे रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, समुद्र से रिलेटेड ही काम करेंगे। तो फिशिंग करते थे, और सॉल्ट जो कि नमक जो है समुद्र के पानी से बनता है, तो नमक वो बनाते थे। तो ये ऑक्यूपेशन होता था इनका। और ये जो जानकारी है हम लोगों को संगम लिटरेचर से ही मिला है इन रीजन्स के बारे में। कैसे होता क्या था कि संगम लिटरेचर जो है 2 तरह के होते थे। एक तो आकम, आकम में क्या होता था कि लव और लव से रिलेटेड जो है वो स्टोरी जो होता था, जो टेक्स्ट होते थे वो आकम कहलाते थे। और वॉर, लड़ाई या फिर लड़ाई से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते थे उसको क्या बोला जाता था, पूरम। तो आकम जो था, जो लव से रिलेटेड टेक्स्ट होते थे, तो आकम में जो है कुछ भी डिस्क्राइब करते थे तो इन तिनाई को, इन जो रीजन्स हैं इनको एज अ थीम लेकर के चलते थे। जैसे मान लो लव स्टोरी बताया जा रहा है और जो प्रेमी है उनके मिलने के बारे में बताया जा रहा है, तो कुरिंजी जो है यूज किया जाता था। कुरिंजी क्या, हिली एरिया, और हिली एरिया में आपको पता है प्रेम थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से होता है। तो इस कारण से मिलने का जो होता था, कहीं पे दो लवर्स के मिलने की बात हो रही है, यूनियन ऑफ लवर्स की बात हो रही है, तो कुरिंजी यूज किया जाता था। इसी तरीके से आप अगर मुल्लई ले लो, मुल्लई पोस्टोरल लैंड हो गया, तो ये जो है टर्म यूज किया जाता था, ये एज अ थीम यूज किया जाता था। अगर वेटिंग को शो करना है, जैसे लवर्स हैं उनको मिलने की आरजू हो रही है, इंतज़ार का शो करना है, तो इस तरह से स्टोरी में जो है इसे डाला जाता था। और जब तिनई के बारे में लिखा जाता था, जैसे मरुतम लिख दिए,
या फिर नैतल के बारे में लिख दिया गया, तो उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया जाता था। ये नैतल किस तरह का है, तो कोस्टल रीजन है, वहाँ के लोग क्या कहे जाते हैं, तो परतवार या फिर वलयार बोले जाते हैं। फिशिंग करते हैं वो लोग जो है सॉल्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है संगम लिटरेचर में ये डिस्क्राइब किया गया है। तो वहाँ से हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है, एंशियंट जो तमिल रीजन था उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, इसकी जानकारी मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट संगम पीरियड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई ओपिनियन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियो कंटिन्यू रहे, लूसेंट बुक आप कवर करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे की जो भी वीडियो आएगी आपको मिल जाएगी। और सपोर्ट मिलता है थोड़ा अगर आप सब्सक्राइब करते हो। बाकी आप अपना ध्यान रखिए। बाय।